अच्छा, हाँ जी सर, जितने CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का जून 25 का एग्जाम हो चुका है। डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी का पेपर आप लोग का हो चुका होगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स का एनालिसिस देने आया हूँ कि डायरेक्ट टैक्स का पेपर किस तरीके से था और मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होने चाहिए। ये प्राइमरी असेसमेंट पे बना हुआ एक वीडियो है जितना मैंने एनालाइज किया, और हो सकता है इसके अंदर में कुछ चेंजेस हियर एंड देयर हो सकते हैं। यस और नो। और अगर मुझे ऐसा कुछ ध्यान में आता है तो मैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में रख दूंगा, तो आप जरूर उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। यस मालिक। तो ये जो जून का अटेम्प्ट था, इसके अंदर में मोस्टली वो सारे एडजस्टमेंट आए जो मैंने रेगुलर बैच के अंदर में बोले थे। वो सारे एडजस्टमेंट थे जो हमने फास्ट ट्रैक के अंदर में भी बोले थे और चार्टर विजन में भी हम लोगों ने कवर किए हुए। काफी अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है तो। एंड यहाँ के MCQ के भी आंसर्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जल्दी से आप इस पूरे अपने वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और टेस्ट चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर्स मोटे मोटे तौर पे इस तरीके के आए हैं क्या। हालांकि जिन बच्चों का अभी पेपर ऑलरेडी चल रहा होगा, मैं उन बच्चों को कहूंगा कि भैया आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आप अपने पेपर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो चालू करते हैं भैया। जून 25 का ये जो पेपर है, यहाँ पे क्या आया है क्या नहीं आया है। सबसे पहले आपके MCQs आते हैं, विच इज मैंडेटरी पार्ट ए। इसका पहला क्वेश्चन था कि भैया TDS जो है सेक्शन 193 में कब डिडक्ट होना चाहिए। लॉजिकली इसका आंसर होना चाहिए सी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। यस और नो। दूसरा क्वेश्चन जो था, तो ये पर्टिकुलरली काय के ऊपर बेस्ड था दोस्त, TDS के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये काय के ऊपर बेस्ड था, डिडक्शन के ऊपर बेस्ड था, 80JJAA के ऊपर, कि भैया 80JJAA किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बहुत इजी सा था MCQ भैया। ये जो है ये 44A भी जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उनके ऊपर 80JJ एप्लीकेबल होता है। तीसरा जो था कि ये जो, अगर आपको याद होगा तो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में भी बोला था और मैंने फास्ट ट्रैक में भी बोला था, रेगुलर बैच में भी बोला था कि इसके ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, और मैंने ABC एनालिसिस में भी बोला था कि इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। आ गया। लीजिए सर, बायबैक के ऊपर है, बायबैक से रिलेटेड अमेंडमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है कि अगर कंपनी कभी भी क्या करती है, बायबैक करती है, तो शेयर होल्डर के हाथ में वो IFOS बोल करके क्या होता है बेटा, टैक्सेबल होता है। मोस्टली आंसर सी होना चाहिए। फिर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, नकुल ने 6000 की लॉटरी जीती है, और तो इस पर TDS कितना होना चाहिए। हम सब जानते हैं लॉटरी अगर जीती है तो TDS का रेट कितना होता है, 30% होता है। और अज्यूमिंग कि नकुल रेसिडेंट है तो इसका 30% का TDS होना चाहिए, तो ये 1800 आना चाहिए। वेरी वेरी इजी। MCQ में मेरे हिसाब से बच्चों ने फुल मार्क्स लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी MCQ इतना हार्ड है ही नहीं। हाँ, ये जो फिफ्थ MCQ है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। सैलरी के अंदर में हम लोगों ने स्पेसिफाइड एसएससी का डेफिनेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। स्पेसिफाइड एसएससी कौन हो सकता था, पहला जो डायरेक्टर है, दूसरा 20% से ऊपर का जिसका वोटिंग राइट है, और तीसरा जिसकी एनुअल सैलरी 50,000 से ऊपर हो रही हो। तो अगर आप ये चार ऑप्शन देखेंगे, इसके अंदर में 50,000 से ऊपर का सैलरी, जरा एक बात इधर देखिएगा, जस्ट अ मिनट। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और जिसमें मल्टीपल कंफ्यूजन के आसार है, लेकिन कुछ जगह पे मैं आपको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता हूँ। जैसे पहला ये, राइट, ये शायद बच्चे ने मार्क किया हुआ है, पहला ये 15% प्लस 6% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 20% वाला क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर रहा, और इसमें बाइक का होल्डिंग काउंट करना है क्या, ऐसा कोई स्पेसिफिक बात क्लियरली नहीं दी हुई है। दूसरा, एफ, जिसने कंपनी को ज्वाइन किया है, जिसकी टैक्सेबल मॉनेटरी सैलरी जो है ये 50,000 पर मंथ है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर में आ सकता है, क्योंकि उसकी एनुअल सैलरी 50,000 के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ तो पर मंथ सैलरी का रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो सकता है। दूसरा, ए इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय बट रिजाइन ऑन May 2024 लिखा हुआ है। अब देखिए लॉजिकली यहाँ पे डायरेक्टर वर्ड यूज किया गया है जब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में बात की गई है। पार्ट टाइम और होल टाइम के क्लासिफिकेशन वहाँ पे नहीं दिए हैं। तो अगर मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में फॉल हो सकता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ए भी हो सकता है। हालांकि इसका आंसर सी के भी फॉल होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि देखिए लॉजिकली सैलरी जो है वो 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या आती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये MCQ और क्लैरिटी के साथ आ सकता था। यस मालिक। नेक्स्ट आता है आपका कि भैया स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा फैमिली पेंशन का। आपको याद होगा फैमिली पेंशन के स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंजेस आए थे। 115 BSc वालों के लिए 25,000 आपको दिया गया था। अब क्वेश्चन को उन्होंने बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया है, पहले न्यू रिजिम का पूछा और फिर ओल्ड रिजिम का पूछा है, इसीलिए आपको 15 एंड 25 के ऐसे दो ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं। पर याद रखिए यहाँ पे पहले आपको न्यू वाले का लिखना है 25 और फिर लिखना है आपको ओल्ड वाले का 15। यस, तो इस तरीके से ये आपका MCQ बनना चाहिए था। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे GST से रिलेटेड है, तो आपके रिस्पेक्टिव GST की टीचर आपको ये जरूर बताएंगे। यस मालिक। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर में क्या किया गया था।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2A जो है आपका, ये 2A के अंदर में क्या था, ये क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम के ऊपर बेस्ड था। सबसे पहले आपको इसके अंदर में निकालना था रेसिडेंशियल स्टेटस और फिर निकालना था उसकी टोटल इनकम। बड़ा ही इजी चैप्टर था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर से ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन हमारे बुक के अंदर में भी है, लेकिन उसकी अमाउंट अलग है। अब ध्यान से सुनना क्या किया गया है। मीना एक ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में आती है 1/10/2024 को एंड फाइनली ईयर एंड पे वो निकल जाते हैं। अब देखिए कोई भी पर्सन क्यों ना हो, राइट, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में बात नहीं की गई, ब्रिटिश सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला है उन्होंने, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं, मतलब एक नॉर्मल नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में उसको फॉल किया जा सकता है। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के बेसिस पे वो रेसिडेंट बन सकता है। फर्दर वो 2019 से 2023 में भी इंडिया में था, मतलब 2 आउट ऑफ 10 का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है आरओआर के लिए एंड 730 डेज का क्राइटेरिया भी वो पूरा कर रहा है आरओआर के लिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस आरओआर होगा, येस और नो। और इसके आगे इसकी टैक्सेबिलिटी, अब देखिए आरओआर की जो ग्लोबल इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, यस, तो सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होनी चाहिए। जो रेमिटेंस इन इंडिया है इसका टैक्सेबिलिटी नहीं होना चाहिए बिकॉज रेमिटेंस इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। फिर हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होना चाहिए। बिजनेस नेपाल है, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, टैक्सेबल होना चाहिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड इन लंडन, क्योंकि फॉरेन इनकम है, ये भी आरओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, अगर आप आरओआर है तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, तो ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज करके क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कंप्यूटेड वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो वो क्या करना चाहेंगे, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना चाहेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिए गए एक लाइन के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, इनकम गिवन अबव आर कंप्यूटेड आफ्टर कंसिडरिंग एलिजिबल डिडक्शन। मतलब ये जो एचपी इनकम्स है इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करना था, ये भी कंप्यूटेड था, पर सैलरी में उन्होंने बड़े चालाकी से कंप्यूटेड लिख दिया और यहाँ पे कंप्यूटेड नहीं लिखा, तो हो सकता है बच्चे ने कर दिया होगा, तो शायद आपका आंसर गलत हो सकता है मालिक। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये काय के ऊपर बेस्ड है सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये आपका बेस्ड है सैलरी के ऊपर। सैलरी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ही ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम बोला हुआ है। जब उसने ये कह दिया ही ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम, तो कहाँ डिफरेंस आएगा मैं आपको ये बता देता हूँ। डिफरेंस आ जाएगा आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन में। न्यू स्कीम 115 बीएससी का 75,000 है, लेकिन दोस्त ओल्ड स्कीम के अंदर में वो 50,000 था, अगर आपको याद हो तो। एक गलती यहाँ पे ये नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, सैलरी टैक्सेबल है, डीए टैक्सेबल है, एचआरए, क्योंकि आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए कंप्यूट करते वक्त याद रखिएगा आपका सैलरी का डेफिनेशन था बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, गिफ्ट जो उसको बर्थडे पे मिली है इसकी टैक्सेबिलिटी नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि गिफ्ट का वैल्यू जो है ये 5,000 से नीचे है। और फिर आपका एन्युटी दिया हुआ है, दैट कुड बी टैक्सेबल, राइट मालिक। यहाँ पे आप ओल्ड स्कीम के अंदर में है, स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखिएगा 50,000 का होना चाहिए। इतने से ही बेसिक एडजस्टमेंट इसके अंदर में थे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था ये एचपी से आया था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, दो एडजस्टमेंट बस ध्यान में रखनी थी। पहला, ये जो प्रॉपर्टी है ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है, एक एसओपी एक एलओपी का आपको कॉलम बनाना चाहिए था, तो इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए था एसओपी एलओपी का। बाकी सारे कैलकुलेशन बराबर है, लेकिन जब आप क्वेश्चन में नीचे जाएंगे वहां कुछ हिडन एडजस्टमेंट है। वो हिडन एडजस्टमेंट क्या है, ये न्यू डिफॉल्ट स्कीम को ऑप्ट कर रहा है, मतलब ये 115 बीएससी में आ रहा है। अब सभी बच्चों को याद होगा 115 बीएससी के अंदर में आ रहा है दोस्तों, एसओपी के अंदर में आईओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यस, तो आपको ये नहीं लेना था, बाकी एसओपी का कैलकुलेशन पूरा का पूरा नील आ जाएगा। अब आते हैं एलओपी का। एलओपी का जैसे कैलकुलेशन करना था वैसे ही करना था। सबसे पहले इन तीन बेसिस पे आपको आरईआर निकालना था, एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस करके आपको एआरआर निकालना था। और आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरा का पूरा आपको डिडक्शन लेना था। यस और नो मालिक? बड़ा ही इजी क्वेश्चन, आराम से हो गया होगा। इस क्वेश्चन में होपफुली आपने एक लाइन जरूर लिखनी चाहिए थी कि भैया एसओपी में आईओबीसी का डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है इन सब चीजों के रीजन लिखो जो आप कर रहे हैं। मतलब अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर में नोट्स नहीं डाल के आए हैं, जो मैंने क्लास में आपको 10 बार बोला है, रेगुलर बोलो या फास्ट ट्रैक बोलो, तो आपके यहाँ पे मार्क्स कटने चाहिए, भले न्यूमेरिकली आपका आंसर सही आ गया होगा। इसके बाद भाई साहब सिमिलर क्वेश्चन है, पीजीबीपी के अंदर में हमने लिया है, सिमिलर क्वेश्चन है, जाकर के देखो। निरंजन नाम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आयुष नाम से पूछ लिया गया है।
यस और नो? सीए इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है और सिमिलर क्वेश्चन था। मैंने आपको लेक्चर में भी बोला था कि भैया देखो कंसेप्ट पढ़ो, बाकी सारा चीजें तो सेम होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना था, पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त आपको एग्रीकल्चर इनकम यहाँ से लेस करनी चाहिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी यहाँ से लेस करनी चाहिए, यस और नो? और डिविडेंड को भी यहाँ से लेस करना चाहिए, इसको आईएफओएस में लेके जाना चाहिए, राइट? आईएफओएस के अंदर में लेके जाना चाहिए, एग्रीकल्चर को आईएफओएस में लेके जाना चाहिए, लेकिन वैल्यू नील होनी चाहिए। और लॉटरीज जो है, राइट, इसका अमाउंट 10,500 प्लस 4,500 ग्रॉस बेसिस पे टैक्स करना चाहिए था। कहां बेटा? आईएफओएस के अंदर में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आते हैं डेबिट साइड के ऊपर या नोट्स के ऊपर। नोट्स में पहला नोट्स है भैया जीएसटी पे किया है, लेकिन वो ईयर एंड के बाद पे किया है, बिल्कुल अलाउ होना चाहिए, 43B का प्रोविजन लगेगा यहाँ पे। सेकंड, सैलरी जो है ये ब्रदर को पे किया गया है, अनरीजनेबल है, 40A2 का प्रोविजन है, तो भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो 2,000 रुपीज एडिशनल पे कर रहे हैं वो डिसअलाउ होना चाहिए। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 30,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर लगाए एम्प्लॉय के लिए, फायर एक्सीडेंट में उसको लग गई थी तो हमने दिया था, अलाउ होना चाहिए। जनरल एक्सपेंसेस के अंदर में 1,500 पेनल्टी का दिया है जीएसटी का, डिसअलाउ होना चाहिए। और 2,500 डोनेशन दिया है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को, ये भी डिसअलाउ होना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। दूसरी बात, शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट स्कीम होने के कारण ये जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को आप डोनेशन दे रहे हैं, इसका डिडक्शन आपको 80G के अंदर में क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, यस और नो? तो आपने 80G वाला एडजस्टमेंट किया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद आपको डिप्रिसिएशन का एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए था, जिसके अंदर में एक असेट ऐड हुआ है और एक असेट लेस हुआ है। जो असेट ऐड हुआ है ये मोर देन 180 डेज यूज हुआ है, तो इसके ऊपर फुल डिप्रिसिएशन आना चाहिए पूरे ब्लॉक के ऊपर। ये डिप्रिसिएशन को कंसिडर करते हुए जो डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स है उसको ऐड करना चाहिए और डिप्रिसिएशन जो कंप्यूट हुआ है उसको लेस करना चाहिए। ये एडजस्टमेंट कहीं आप भूले तो नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बता देना। अब आपको क्या करना है, हेडवाइज इनकम कंप्यूट करना है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, यस और नो? तो आपको भैया क्लियर कट बोला है उन्होंने, बाकी सारा चीज तो दिया है, पर आपको आपका पीजीबीपी इनकम स्पेसिफिक निकालने बोला है। अब यहां किसी बच्चे ने अपना टोटल इनकम निकाल दिया होगा तो उसने अननेसेसरी एफर्ट्स किया है, जिसके पैसे आपको नहीं मिलने वाले, उसी तरीके से उसके मार्क्स भी आपको नहीं मिलने वाले दोस्त, ठीक है? अच्छा, शिफ्ट आउट कर रहा है, उन्होंने क्लियरली बोला है, और बोला है हर वो जो एडजस्टमेंट जो आप ऐड करेंगे उसका आपको रीजन यहाँ पे लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स देनी है बहुत सारी। कमिंग टू द डेबिट साइड, अलाउ अलाउ अलाउ, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अलाउ, जनरल एक्सपेंडिचर अलाउ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतने एडजस्टमेंट अगर आप कर देते तो आपका काम हो जाता। बाकी आपको आईएफओएस एंड अदर चीजें कैलकुलेट नहीं करनी थी, बस उसको पीजीबीपी में से माइनस करना था, है ना? तो हमने जो क्लास में निरंजन नाम का क्वेश्चन दिया था उसमें हमने टोटल इनकम कंप्यूट करी थी, यहाँ वो करने की जरूरत नहीं है, बस इतना डिफरेंस था और वैल्यू वाइज डिफरेंस था। चलो जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A जो है यहाँ पे आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दो तरीके की चीजें दी थी, एक ओरिजिनल शेयर दिया था, एक राइट शेयर दिया था। ओरिजिनल शेयर जो था ये आपका लॉन्ग टर्म नेचर का शो कर रहा था और राइट शेयर जो था ये आपका शॉर्ट टर्म नेचर का शो कर रहा था। शॉर्ट टर्म नेचर का क्यों? क्योंकि जो सेल है वो प्रायर टू 23/7 है और आपको प्रॉब्लम में क्लियर बोला था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सेपरेटली कैलकुलेट करने का। तो आप होपफुली आपने यहाँ पे कंप्यूटेशन किया होगा और कंप्यूटेशन करने के बाद यहाँ पे एक और चीज दी थी, जो आपका कैपिटल गेन था, जो आपका क्या था बेटा, कैपिटल गेन था। उसमें जो लॉन्ग टर्म वाला गेन होगा उसमें से 54F का आप लोगों ने एग्जम्पशन जरूर लिया होगा। क्यों? क्योंकि बेचने के बाद उसने न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली और एक लाइन उसके पास कोई अदर दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने जरूर करना चाहिए था। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से 54F का एग्जम्पशन आपने जरूर लिया होना चाहिए और इससे रिलेटेड नोट आपने लिखनी चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में से ऐसा कोई एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होने वाला, तो शॉर्ट टर्म में से कोई एग्जम्पशन नहीं होगा, तो शॉर्ट टर्म आएगा सेल वैल्यू और उसमें से जो आपका कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन है वो, और लॉन्ग टर्म में से 54F का एग्जम्पशन भी माइनस होना चाहिए। नेट कैपिटल गेन आपने निकालना चाहिए था। क्लियर है मालिक? इसके आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट, शरद आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या करना है, आपको आईएफओएस की इनकम कंप्यूट करना है। प्रॉब्लम बड़ा क्लियर है, आईएफओएस की इनकम, इसको तो हमने इतने बार सैलरी पढ़ते वक्त पढ़ा है कि इस एडजस्टमेंट में आपसे गलती होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ये हमने सैलरी में पढ़ा, जो शायद ट्रिकी दिख रहा है पर है नहीं। आइए आपको याद दिलाता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न किया सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से, बिल्कुल टैक्सेबल होना चाहिए, और नोटिफाइड नहीं लिखा हुआ है तो टैक्सेबिलिटी में आएगा। दूसरा, आपका एडवांस मनी फॉरफिट किया गया है, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, तो ये भी टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। तीसरा, डिविडेंड अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है तो ये टैक्सेबल होना चाहिए, बिल्कुल टैक्सेबल होगा, ग्रॉस बेसिस पे ही टैक्स होगा। ये जो एडजस्टमेंट है ना, जिससे आप डर गए, डरने वाला कोई मैटर नहीं था मालिक, यहाँ पे बड़ा ईजी है, याद करके देख। यूआरपीएफ की बात चल रही है, अगर यूआरपीएफ में एंड में जब पैसा मिलता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस उसका इंटरेस्ट, सैलरी में टैक्सेबल होता है,
है, तो ये सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए, ये सैलरी में टैक्सेबल होना चाहिए। तो आईएफओएस में कितना आएगा 80,000 एंड 20,000, लेकिन ये 80,000 में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि एम्प्लॉइज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। तो यहाँ पे आईएफओएस में सिर्फ एक चीज टैक्सेबल होनी चाहिए थी, अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। ऊपर के तीन यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आने ही नहीं चाहिए व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग आईएफओएस। कितना जबरदस्त एडजस्टमेंट था, और ये हमने 10 बार क्लास में नहीं तो भी बोला है, फास्ट ट्रैक में 10 बार बोला है। इसके बाद लॉटरी इनकम नेट दी है, भाई साहब नेट दी है, एक्सपेक्टेड था कि आप ग्रॉस करें, मतलब 35,000 डिवाइडेड बाय 70% करके आपने उसको टैक्स करना चाहिए था। छोटा सा हिडन एडजस्टमेंट है, क्या आपने किया है या नहीं किया है प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या आपसे ये छोटी छोटी मिस्टेक तो नहीं हो गई। देख अगर हो भी गई है तो टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा, जो पेपर चला गया तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। लास्ट में आपने क्या किया है, आपने परचेस किया है, क्या किया है सर, ज्वेलरी परचेस किया है। डायमंड इज इंक्लूडेड इन ज्वेलरी, डिफरेंस जो है वो 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो ये डिफरेंस गिफ्ट बोल करके क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। यस और नो, याद रखिए आप शिफ्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से, मतलब आप कौन सी स्कीम में बैठे हैं बेटा, ओल्ड स्कीम के अंदर में बैठे हैं। अब इसमें एक और हिडन एडजस्टमेंट था, वो था इस पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, देखिए जब भी आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो आपको डिडक्शन मिलता है डिविडेंड का। कौन सा डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 57 में एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड विच एवर इज लोअर का। तो यहाँ पे आपको वो एडजस्टमेंट दी है सेक्शन 57 का। आपने यहाँ पे क्या लेना चाहिए, डिडक्शन क्लेम करना चाहिए। कहाँ से क्लेम करना चाहिए, आउट ऑफ द टोटल आईएफओएस, टोटल आईएफओएस से आपको ये क्लेम करना चाहिए। क्या ये एडजस्टमेंट आपने की है या नहीं की है, जरूर बताइए। और क्या इस तरीके के वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये जरूर बताइए। आपको सभी लोगों को पता होगा, हम सभी लोगों ने, सभी टीचर्स ने मैक्सिमम स्नेहा मैम बोलिए या सतीश सर बोलिए या प्रणय सर बोलिए, हम लोगों ने रिवीजन भी डाले थे और कई लोगों ने अपने पेपर एनालिसिस भी डाले हैं। सीए विजय साडा चैनल पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनके तो रिवीजन वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक करोगे तो मिल जाएंगे, जरूर देख लेना। यस, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए अगर पार्ट में बात करूं तो ये बेस्ड था बहुत इजी क्वेश्चन सेट ऑफ के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में अवेलेबल है। यहां पे आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले इनकम लिख देना, और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे दोस्त, एलिजिबल एग्जम्पशन माइनस करेंगे, और बचा हुआ जो है आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड की नोट इसके ऊपर होनी चाहिए, एलिजिबल एग्जम्पशन इसमें से माइनस होने चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस वाला, तो इसको आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है। गैम्बलिंग से लॉस ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना ही सेट ऑफ हो सकता है, तो इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको कट कर देना, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन आप नॉर्मल बिजनेस से माइनस कर सकते हैं, आराम से माइनस हो जाएगा। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का ईयर जो है इनने 15-16 लिखा है, ताकि कोई बच्चा जानबूझ करके क्या कर दे, 8 ईयर वाला क्राइटेरिया चेक कर दे। याद रखें, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पे 8 ईयर वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं होने वाला। दूसरा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस 4 असेसमेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। तीसरा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो रिलेटेड है 7,500 का। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे सेट ऑफ हो जाएगा। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ही हैज ऑप्टेड फॉर द न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजिम 115 BAC, उसको न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मिला है। अब यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट पता है आपको क्या करनी है, ये नेट एनुअल वैल्यू वाला। यहाँ पे आपको एनएवी दिया है, इसमें से पहले आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना चाहिए था। ये बहुत हिडन एडजस्टमेंट है, ये हिडन एडजस्टमेंट अगर आप कर देते हैं तो आपका काम हो जाना चाहिए मोटे मोटे तौर पे। सैलरी आपको ऑलरेडी कंप्यूटेड दी है, लेकिन एचपी कंप्यूटेड नहीं है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको माइनस करना चाहिए था। बहुत छोटी सी जगह आपको ट्रिक करने की कोशिश की है, हालांकि अगर मैं पेपर को रेट करना चाहूँ तो ये जेन्युइनली बहुत सिंपल पेपर था। कुछ लिटिल एडजस्टमेंट जिसको हमने लेक्चर में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोला था, वो सारे एडजस्टमेंट इसके अंदर में हैं। यस, थैंक यू लेटर फॉर दैट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो बी पार्ट है ये काय के ऊपर बेस्ड है, तो भैया ये जो बी पार्ट है इसके अंदर में आपको क्या करना था, टोटल इनकम कंप्यूट करनी थी फ्रॉम द ओल्ड स्कीम एंड न्यू स्कीम। तो ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से आपको एक कैलकुलेशन करने थे। ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए हार्ड हो सकता था, हालांकि इसमें हार्ड जैसा कुछ है नहीं, पर हो सकता था, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आपके 3 हेड्स कवर किए गए हैं और ये डिडक्शन कवर किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ काय में मिलने वाले हैं, ओल्ड स्कीम के अंदर में मिलने वाले, न्यू स्कीम के अंदर में ये डिडक्शन नहीं मिलने वाले। तो उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करना था एंड अल्टीमेटली आपको आपका लायबिलिटी कैलकुलेट करना था।
याद रखिए यहाँ टैक्स लाइबिलिटी भी थी, तो ओल्ड के हिसाब से भी निकालनी थी, न्यू के हिसाब से भी निकालनी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर कैलकुलेट किया होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डीटी, जो बेसिक चैप्टर से आया था। 7 डिफरेंस लिख करके बताइए डीटी और आईडीटी का। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को इजीली देखा होगा और शायद सॉल्व भी किया होगा, नहीं तो 7 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट था भैया डीटी जो है ये पर्सनल टैक्स है, आईडीटी जो है ये इम्पर्सनल टैक्स है। दूसरा, सीबीडीटी गवर्न करता है, सीबीआईसी गवर्न करता है। तीसरा, यहाँ के अंदर में प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन है, यहाँ के रिग्रेसिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन है। यहाँ पे आपको खुद पे करना पड़ता है, यहाँ पे आप कलेक्ट करके पे करते हैं। डीटी के अंदर में पेयर होता है, आईडीटी के अंदर में इंटरमीडियरी होता है। और 7 पॉइंट ये हो सकता है, डीटी में लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती, आईडीटी में लाइबिलिटी शिफ्ट हो सकती है। और एक और एग्जाम्पल बोनस के तौर पर मेरे से रख लो, डीटी के एग्जाम्पल के अंदर में वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स आता है। आईडीटी के एग्जाम्पल में जीएसटी एंड कस्टम्स आता है। यस और नो, राइट। तो यहाँ आपका डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर जून 25 सीएमए इंटर वाला जो है ये होता है खत्म मालिक। और यहाँ हमने हमारे ऊपर कोई पेपर का एनालिसिस कर दिया है। मैं भी इंसान हूँ, शायद हो सकता है एनालिसिस करते वक्त 1-2 पॉइंट अगर हियर एंड देयर हुए होंगे जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप जरूर लिख दीजिएगा, मेरे ध्यान में आएगा, मैं भी लिख दूंगा। पर मोटे मोटे तौर पर पेपर ये होना चाहिए। आई होप आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। एक और बात ध्यान रख बेटा, पेपर आया पेपर चला गया, अगर तेरे को ये वीडियो देख करके क्लिक हो जाता है ना कि यार मोटे मोटे तौर पे मैंने पेपर के अंदर में कर दिया है कांड, तो मेरे हिसाब से आपने चुपचाप दिसंबर के लिए वापस से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पर प्रैक्टिस ना हो, तो आप ऐसे केस के अंदर में जो फास्ट ट्रैक बैचेस हैं हमारे वो ले सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस के ही नहीं, अभी एकत्वम के अंदर में आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी, जैसे लॉ के लिए CS सतीश भाई सर है, अकाउंट्स के लिए स्नेहा मैम है, मैथ्स एंड कॉस्टिंग के लिए प्रणय गनगन सर है, तो आप इनके भी लेक्चर्स क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जगह कहाँ से लेनी है, ekathamacademy.com से लेनी है। अगर आप CA में इंटर के अंदर में है, आपका चार्ट रिवीजन से आपका काम हो जाएगा, तो ये चार्ट रिवीजन जो है ये मेरे प्लेलिस्ट के अंदर में अवेलेबल है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी रीसेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट जरूर करके जाना कि क्या ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल था या नहीं था। बाय बाय।